हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी पर। इधर 2-3 दिनों से काफ़ी खुश हूं मैं, और खुश होने की वजह भी है। पहली बात तो राफेल हमारे यहाँ आ चुके हैं, हमारी सेना को और मजबूती मिली, और दूसरी नई शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है। लागू करने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये पेंडेमिक वाला एज चल रहा है और बहुत सारे सरकारी ऐसे काम होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि 2022-23 तक ये नीति लागू हो जाएगी। लेकिन आज मन कर रहा है कि मेरा बचपन फिर से लौट आए और इस नई शिक्षा नीति के तहत मैं फिर से अपनी एजुकेशन पूरी करूं। दरअसल मोदी गवर्नमेंट 2.0 जब से ये शुरू हुआ है, तब से कई सारे परिवर्तन हमें अपने समाज में देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो ट्रिपल तलाक को लेकर हो, चाहे वो सीए को लेकर हो, या बहुत सारी चीज़ें। और इस परिवर्तन में जो बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, आखिरकार वो परिवर्तन हो गया। क्योंकि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, वहाँ के एजुकेशन के सिस्टम को देखें और अपने यहाँ के एजुकेशन के सिस्टम को देखें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कहीं ना कहीं यही फ़र्क मिटाने की कोशिश की गई है इस शिक्षा नीति के माध्यम से। कई सारी चीज़ें इसमें हैं। आज इस शिक्षा नीति के लागू होने पर जो स्टूडेंट इस शिक्षा नीति के द्वारा पढ़ाई करेंगे, अपनी स्कूलिंग पूरी करेंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, पूरी करेंगे, और पूरी करने के बाद जब वो ग्लोबल लेवल पर अन्य देश के छात्रों के साथ compete करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनको कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, जैसे कहीं ना कहीं हमें और आपको उठानी पड़ रही है। अगर मैं बात करूं कि जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, उनकी ज़्यादातर जो स्कूलिंग हो रही है या हो चुकी होगी, वो 10+2 के माध्यम से हुई। लेकिन इस शिक्षा नीति में ये पैटर्न चेंज कर दिया गया है। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो भी चीज़ें काफ़ी सुधार किए गए हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात, भारतीय कल्चर को, भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश की गई है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर देश की अपनी एक संस्कृति है और हर देश अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरानी पद्धति थी हमारे यहाँ की, उस पद्धति में ये जो भारतीय संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती चली जा रही थी। कई सारी मुद्दों पर मैं अपने व्यूज़ देना चाहूँगा, मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसमें किन चीज़ों के सुधार की ज़रूरत थी। एक टाइप के एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा था। स्ट्रीमिंग चल रही थी, भाई ये स्ट्रीम लोगे, ये सब्जेक्ट होंगे आपके पास, भले आपको अच्छे लगे चाहे ना लगे, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। दूसरी चीज़, बच्चों के मन में एक एग्ज़ाम को लेकर जो चीज़ें थी, जो मतलब जैसे मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ कि भाई फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम आने के 1 महीने पहले किताब उठाऊंगा, पढ़ लूँगा और आराम से पास हो जाऊँगा। सिर्फ एक बोझ की तरह पढ़ाई को हमने पढ़ा, ये जानने की कोशिश नहीं की, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं कि इससे क्या क्या चीज़ें विकसित हो सकती हैं। इसके अलावा जो समस्या हमारे सामने आ रही थी वो एक रटने की समस्या आ रही थी। जितना रट्टा मारेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, चीज़ों को समझना ना पड़े, सिर्फ रट के लिख लें। इसके बाद गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम पर जितना खर्च करना चाहिए था वो खर्च नहीं हो रहा था। शिक्षक और शिक्षार्थी का जो रेशियो था वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ था। इसको भी सुधारने की कोशिश की गई है इस नई शिक्षा नीति में। तो बहुत सारे हमारे यहाँ अगर हम बात करें, बड़ी सारी समस्याएं थी जिनके बारे में परिवर्तन किया गया है। और सबसे बड़ी जो समस्या हुआ करती थी कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट कहाँ है, उसका स्किल किस तरफ जा रहा है, उस हिसाब से उसको पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि माँ बाप के द्वारा या शिक्षक के द्वारा या दोस्तों को देखा देखी उस बच्चे को अपनी पढ़ाई करनी पड़े। तो बड़े सारे परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में सुधार करने की कोशिश की गई। अब ये सुधार किस तरह से किया गया है, मैंने सबसे पहले आपको बताया, जो हमारा एक टाइप्ड व्यवस्था हुआ करती थी 10+2 वाली, उस व्यवस्था को चेंज किया गया है।
अब ये व्यवस्था 5+3+3+4 के फॉर्मेट में होगी। और यही एक चीज़ है जो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अभी तक क्या हुआ करता था, देखिए 10+2, शुरुआत के 10 साल एक ही जैसा कोर्स रहेगा, एक ही जैसी सारी पढ़ाई करेंगे लोग, और उसके बाद +2 वाली जो बात आती थी, इसमें हम अपनी स्ट्रीम चूज कर सकेंगे कि हम किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ मैं 5, 3, 3 और 4 इनको मैं अलग करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर मैं 5 की बात करूँ, इसको अगर मैं डिकोड करूँ कि ये 5 क्या है, तो पहला जो 5 है वो हमारा फंडामेंटल कोर्स है। यानी पुराने समय की अगर हम बात करें तो लगभग 5-6 साल की उम्र में बच्चे स्कूल में भेजे जाते थे। उसके बाद फिर उन पर मास्टर साहब किताबें रख दिया करते थे कि बेटा आसे आम ईसी इमली फलाना फलाना पढ़ो। इंटरेस्ट ही नहीं हो पाता था, ज़बरदस्ती पढ़ाई बच्चों को करनी पड़ती थी, बच्चे स्कूल के नाम पर डरते थे। ये जो डर है ना, इस डर को ख़त्म करने के लिए 5 वाला सिस्टम आया है। इसमें क्या होगा कि अब बच्चे को 3 साल से स्कूल भेजा जाएगा और उसकी उम्र के 3 साल गुजरने तक, यानी 3 साल की उम्र में स्कूल भेजा गया और 3 साल और गुजरने तक, यानी 6 साल का जब बच्चा हो गया, तब तक की जो पढ़ाई होगी वो लर्निंग विद प्लेइंग होगी। या आप ये कह सकते हो बच्चों को खिलाया जाएगा, बच्चों को जो है आज़ादी दे दी जाएगी, बेटा जिस तरह से तुम रहना चाह रहे हो वैसा रहो। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि बच्चों का स्कूल के प्रति जो डर है वो डर ख़त्म हो जाए, उसको स्कूल में इंटरेस्ट आने लगे, वो अपने दोस्तों के साथ खेले और खेल खेल में ही ऐसे इस तरह से शिक्षकों को जो है ट्रेन किया जाए कि उनको कुछ जानकारी भी देते रहें। हालांकि ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी का भी विषय है, क्योंकि इसमें जो ये 3 साल वाला कार्यक्रम सौंपा गया है, लर्निंग विद प्लेइंग, या आप कह सकते हो प्लेइंग विद लर्निंग, ये सारी चीज़ें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। तो कुछ लोगों का, जैसा आप जानते हैं कि चाहे वो वामपंथी हो या एक हमारी अपोजिशन पार्टी है जिनका काम हमेशा होता है कि सरकार की चीज़ों में नुक्स निकालना, तो वो अपनी बातें कह रही हैं कि भाई ये गलत है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सुधारने की कोशिश की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो बच्चों को किस तरह से खेलते हुए सिखाएं। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। बच्चे खेलेंगे, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रेरित होंगे, और जैसे ही वो 6 साल के होते हैं उनको कक्षा 1 में प्रवेश दिला दिया जाएगा, कक्षा 2 में फिर प्रवेश दिला दिया जाएगा। यहाँ तक बच्चों की उम्र 8 साल की हो गई और उनका पहला और दूसरी जो क्लास की शिक्षा है वो ऐसे निकल जाएगी कि उनको पता भी नहीं चलेगा। यानी यहाँ पर किताबों के बोझ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। किताबों से जो बच्चे डरा करते थे उस डर को बिल्कुल निकाल दिया गया, यानी हमारी जो बेस है उसको पूरी तरह से मजबूत कर दिया गया है। बच्चे स्कूल की तरफ अब अट्रैक्ट होंगे। और दूसरी चीज़, शुरुआत की उम्र में जो बच्चों का माइंड होता है वो बिल्कुल कोरा माइंड होता है। उसमें बच्चों को जो भी बताया जाएगा बच्चा वही सीखेगा और वही नींव बनेगी। तो देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लागू किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी जो भी शिक्षा नीति आई है ये लाखों लोगों से पूछ कर आई है, लाखों ग्राम पंचायत जिला पंचायत के लोगों से पूछ के आई है। बड़े बड़े शिक्षाविद जो हुए हैं उनसे पूछा गया कि आपकी इसमें राय क्या है। अभी तक कभी भी इतनी बड़ी राय नहीं ली गई थी लोगों से। हिंदुस्तान के तमाम सारे लोगों, चाहे वो छोटे लेवल का आदमी हो चाहे वो बड़े लेवल का आदमी हो, हर व्यक्ति की चीज़ों को सुना गया, उसको परखा गया और परखने के बाद 34 साल के बाद एक नई शिक्षा नीति लाई गई। इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी सन 1968 यानी 68 और 1986 यानी 86 में आई थी। ये सच बात है कि पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इसको कुछ अपडेट करने की कोशिश की, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं थे जिनको हम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रख सके। तो 5 का जो कोड है वो कोड यही है कि लर्निंग विद प्लेइंग। इसको हम फंडामेंटल स्टेज बोलेंगे। इसके बाद 3 वाला कोड आता है। अब ये 3 क्या है? बच्चे ने 8 साल तक कक्षा 2 तक की पढ़ाई कर ली,
इंटरेस्ट उसको क्रिएट हो चुका है। अब बारी है कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई, यानी कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, 3 to 5 यानी 3 साल। ये 3 साल जो उसको दिए जाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 साल हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बोझ पढ़ाई का बढ़ेगा, लेकिन इस बोझ को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने इस शिक्षा नीति में ये कहा है कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे लोकल लैंग्वेज की भाषा को अच्छे तरह से समझेंगे, बजाय ज़बरदस्ती अगर अंग्रेजी थोपी जाए। यहाँ भी लोगों के मत भिन्न हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी मैंडेटरी चीज़ नहीं कही गई है कि आपको लोकल लैंग्वेज में या वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई करानी ही करानी है। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रहेगा ही, और जो स्कूल इंग्लिश में पढ़ाई कराना चाहेंगे वो इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे। माहौल को देखते हुए भाषा का एप्लीकेशन होगा यहाँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपनी भाषा को जानें, साथ साथ हम विदेशी भाषा को भी जानें, और इस तरह से करके हम कक्षा 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई कर लेंगे। और ये जो हमारा स्टेज होगा, ये प्रिपरेटरी लेवल का स्टेज होगा। इसके बाद अगला जो 3 का दायरा है, 5+3 मैंने आपको बता दिया। अगला जो 3 का दायरा है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक का है, जिसको हम मिडिल स्टेज बोलेंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कही गई है, और जो नीति में आई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि आप अपने विषय के साथ जो भी सिलेबस होगा, जो एक रेगुलर सिलेबस होता है 6 से 8 तक का, वो सिलेबस आपको दिया जाएगा। और इस सिलेबस के बाद आपकी जहाँ पर स्किल है, मान लीजिए आपका टेक्निकल माइंड है, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि जो है कि कहते हैं ये रेडियो कैसे चलता है या टीवी कैसे चलता है, आपको ये चीज़ समझने का मौका दिया जाएगा। आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशनलिस्ट के यहाँ जा सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। देखिए, इंटर्नशिप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वोकेशनल ट्रेनिंग हम जिसको बोलते हैं, बच्चा अपने स्किल के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जाकर वो ट्रेनिंग ले सकता है। मुझे गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मैं किसी नर्सरी वाले के यहाँ चला जाऊँगा या किसी माली के यहाँ चला जाऊँगा। किसी को फर्नीचर बहुत अच्छे लगते हैं, तो फर्नीचर वाले के यहाँ चला जाएगा, सीखेगा। यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग की बात कही गई, ये बहुत अच्छी बात कही गई है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का नॉलेज तो दिया ही जाएगा, साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी स्किल है, जो आपके मन के, जो आपकी रुचि का क्षेत्र है, उसमें आप ज़्यादा अच्छा बेहतर कर सकोगे। आपको पता है कि यूथ्स के लिए बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो सरकार का खर्चा हुआ करता है बेसिक लेवल पर, उन बच्चों को अगर इस तरह की स्किल डेवलप कराई जाएगी, तो वो सारी स्कीम जिसमें गवर्नमेंट का इतना खर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो खर्चा गवर्नमेंट का बचेगा और दूसरे कल्याणकारी योजनाओं में लग सकेगा। तो 6 से 8 तक यानी 3 साल का ये पैटर्न रहा, ये मिडिल एज का पैटर्न रहा। और इसके बाद जो आता है आपका 4 यानी 9th to 12। एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहता हूँ 6 to 8 वाले कैटेगरी में, कि इसमें ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के साथ आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज को भी ऑप्ट करना पड़ेगा आपको। जो भी भाषा हमारे, आप जानते हैं हमारे संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं, और ये इसलिए दिया गया ताकि हमारा जो कल्चर है उसको बच्चे अच्छी तरह से समझ सके और उसको डेवलप करने की कोशिश करें। और ख़ासकर यहाँ संस्कृत भाषा पर जोर दिया गया है। आते हैं 9 से 12 के स्लॉट में। 9 से 12 मूवीज़ मत समझिएगा, जो चला करता था। कक्षा 9, कक्षा 10, 11 और 12 बहुत ही अच्छा रिफाइंड आप कह सकते हो कि पैटर्न लेकर आई है गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो बोर्ड के एग्ज़ाम का जो बोझ है वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अब कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की जो पढ़ाई है वो सेमेस्टर वाइज होगी। मैं अपनी बात करूं, वन नाइट फाइट वाला स्टूडेंट रहा हूं हमेशा से। वो अलग बात है कि जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू की तो थोड़ा सा बैठना आया और पढ़ने का जज्बा जगा। लेकिन अब वही जज्बा छोटे बच्चों में भी, यानी 9th क्लास के बच्चों में अभी से शुरू हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो कितनी मजबूत हो रही है इस नई शिक्षा नीति के द्वारा। सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, वन नाइट फाइट वाला सिस्टम खत्म। बच्चे को एग्जाम का डर रहेगा, और आपने एडवर्टाइजमेंट देखा ही होगा, डर के आगे जीत होती है। तो बिल्कुल 9 से 12 तक ये सारी चीज़ें होंगी।
बच्चा अच्छा करने की कोशिश करेगा, मार्क्स प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो कितनी अच्छी तरीके से रिजल्ट को 360 डिग्री पर रिफॉर्म करने की कोशिश की गई है। सिर्फ अंक ही नहीं, इसमें बच्चा अपना सेल्फ इवेल्युएशन भी करेगा कि मैं कितने अंक पाने लायक था। उसके दोस्तों की व्यूज़ लिए जाएंगे कि कैसा आपका अपने दोस्त के बारे में क्या व्यू है। टीचर्स अपना असेसमेंट देंगे कि इस बच्चे का क्या सब कुछ रहा है पूरे साल भर का, 6 सेमेस्टर वाइज, और इस तरह से फिर क्यूमुलेटिव एक रिज़ल्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर ये रिज़ल्ट मेरे समझ में इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, मान लीजिए आज से, क्योंकि ये 5+3+3+4 वाला जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा 15 साल का है। 15 साल के बाद, यानी अगर मैं बात करूँ 2022 या 23 में भी लागू होती तो 2035-36 तक जो बच्चा 12th करके निकलेगा, उसके रिज़ल्ट को देखकर हम उसके पर्सनालिटी का पूरी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि 9 से 12 तक ये कुछ परिवर्तन किए गए, और साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज बच्चा ऑप्ट कर सकता है। एंड द बिगेस्ट रिफॉर्म इन दिस एजुकेशन पॉलिसी इज नो स्ट्रीमलाइन। मैं साइंस का स्टूडेंट था, मुझे साइंस के बहुत सारे, फिजिक्स नहीं समझ में आती थी, लेकिन मजबूरी थी कि ये साइंस बैकग्राउंड का हूँ तो मुझे फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था लेकिन नहीं ले सकता था। आज ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। मैं अपनी रुचि के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता हूँ, और इसीलिए मन करता है कि एक बार फिर से मेरा बचपन हो जाए और इस नई शिक्षा नीति के तहत मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँ। जहाँ पर मेरी रुचि होगी मैं वहाँ पर अच्छा करने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं शुरू से साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री में मेरी MSc हुई है, लेकिन आज मैं टीचर किस चीज़ का हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ और हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, अगर शुरू से मुझे अगर हिस्ट्री दी गई होती है, यही सिस्टम बहुत पहले अगर लागू हो गया होता तो कितना अच्छा रहता। तो सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और उस हिसाब से आप पढ़ाई करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मुझे जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है मैं उसमें बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इवन साइंस का स्टूडेंट होते हुए भी मैं साइंस में उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना मैं हिस्ट्री में अच्छा कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो एक मैं अपने अंदर कमी देख रहा हूँ, ये पुराने एजुकेशन सिस्टम, या तो आप कमी कह लीजिए या इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी। तो ये हमारा बेसिक 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर रहा। अब आते हैं हम हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन में भी आपको सब्जेक्ट लेने की छूट होगी। मैं साइंस का स्टूडेंट था, मुझे मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने BSc में दाखिला लिया और मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट है, लेकिन 1 साल पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इंस्पायर्ड हूँ सिविल सर्विसेज से, और सिविल सर्विसेज में ज़्यादातर जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, GS का जो ज़्यादातर पोर्शन है वो आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है। तो मेरा रुझान उस तरफ हो गया, मैंने सोचा इसमें ग्रेजुएशन करूं। अब 1 साल मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैंने दूसरे का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और फिर मैंने BA में एडमिशन लिया। 1 साल मेरा बर्बाद हो गया। ये हुआ करता था हमारे आपके एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1 साल जो मैंने साइंस की पढ़ाई की वो मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके पॉइंट्स मिलेंगे, और ये पॉइंट्स जो मैं अगली डिग्री लेने जाऊंगा उसमें ऐड हो जाएंगे। यानी दिस इज द न्यू क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन सिस्टम। कोई भी लैंग्वेज में ऑप्ट कर सकता हूं यहां पर, और खासकर ये पूरा जो सिस्टम बनाया गया है 9 से लेकर 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन वाला, ये बिल्कुल जो मैंने सबसे पहले आपको बताया ना कि रट के जो चीज़ें दी जाती थी, रट के जो एग्ज़ाम दिए जाते थे, बिल्कुल टोटली उसको इरेडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी जो पढ़ाई की अब पद्धति होगी, जो पैटर्न होगा वो एनालिटिकल बेस्ड होगा। ये चीज़ क्यों हुई, ये सोचने के लिए बच्चे को बचपन से ही इस नई शिक्षा नीति के तहत ढाल दिया जाएगा। किस चीज़ को कितना एक्सप्लोर कर सकता है वो, ये चीज़ यहाँ इस नई शिक्षा नीति में हमें देखने को मिलेगी। तो हायर एजुकेशन में ये चीज़ रही। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये आई है, अगर 1 साल बाद मैंने
स्ट्रीम चेंज कर दी तो 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद अगर मैंने स्ट्रीम चेंज की तो कहीं ना कहीं मुझे 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल मैंने ग्रेजुएशन के पूरे किए तो मुझे डिग्री मिल जाएगी। और यहाँ पर एक परिवर्तन और देखने को मिलता है कि 4 साल का भी ग्रेजुएशन है। यदि 4 साल में हम ग्रेजुएट होते हैं तो हमें डिग्री विद रिसर्च, इस तरह की डिग्री दी जाएगी, इस तरह का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी हर स्टेज पर हमने जो पढ़ाई की है उसका एक सर्टिफिकेट, ताकि जो ये कहा जाता है कि आपने समय बर्बाद कर दिया, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं होगा। मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आएगा, भले मैंने उस चीज़ को बाद में छोड़ दिया। तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है हायर लेवल पे, और एज ए स्टूडेंट मुझे इतनी ही चीज़ें चाहिए थी। एक समस्या मैंने आपसे और डिस्कस की थी शुरुआत में कि हमारे यहाँ फंडिंग की बहुत कमी थी। अगर मौजूदा आंकड़ों को देखें तो 2 से 3% के बीच में टोटल जीडीपी का खर्च किया जाता था हमारी शिक्षा पर। इस नए एजुकेशन पॉलिसी में जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा, जो सरकार कह रही है, और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे विद्वानों से जानकारी इकट्ठी की गई और उसके बाद ये ड्राफ्ट बनाया गया। अगर मैं इस ड्राफ्ट की बात करूं तो सबसे पहले टीआरएस सुब्रमण्यम जी ने, जो अब इस समय नहीं है हमारे बीच में, उनके द्वारा ये एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई थी। और उसके बाद फिर महान साइंटिस्ट कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में ये एक कमेटी बनाई गई और फिर उन्होंने 10+2 की जगह 5+3+3+4 वाला एक कंसेप्ट दिया। इसके अलावा सारे लोगों से पूछा गया, पूछने के बाद तब सारी चीज़ें बनाई गई और बनाने के बाद हमारे सामने ये एजुकेशन पॉलिसी है। फीस की दिक्कत आती थी बच्चों को। मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए फ़ीस बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूँ तो बड़ी सारी फीस होती है। तो इस शिक्षा नीति में फीस पर भी सीलिंग लगा दी गई है कि इतने से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य समस्याओं की, तो जैसा मैंने कहा कि हमारी संस्कृति की हम बात करें तो भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति है। इस संस्कृति को बढ़ावा मिलना ही चाहिए, इसलिए पूरे एजुकेशन सिस्टम में संस्कृत भाषा को डेवलप करने की कोशिश की गई। संस्कृत भाषा पर बड़े सारे नए परिवर्तन किए जाएंगे, इसके लिए स्पेशल कॉलेजेस भी खोले जाएंगे और साथ साथ वर्ल्ड में जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ को भारत में आमंत्रण दिया जाएगा कि आप यहाँ आइए, अपना इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ओपन करिए, ताकि यहाँ के बच्चे उस वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी में जाने का मज़ा ले सकें। और अब ऐसे बच्चे जब ये इस वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे तो उनको कोई भी नई चीज़ नहीं लगेगी, अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, क्योंकि हमारा बेस ही उस तरह से बना दिया गया कि हम डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपीट कर सकें। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है ये दोस्तों। यही बेसिक चीज़ें थी जिसके बारे में मैं अपने व्यूज़ देना चाह रहा था, अपनी राय देना चाह रहा था। और बात अगर मैं करूं एचआरडी मिनिस्ट्री की, तो एचआरडी मिनिस्ट्री को अब शिक्षा मंत्रालय कह दिया गया है। ये सबसे अच्छी बात है। शिक्षा को एक पूरी तरह से सम्मान, अब शिक्षा के साथ जस्टिस हुआ है। पहले ये विभाग एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, अब एचआरडी मिनिस्ट्री ख़त्म करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस तरह से बच्चों को एनालिटिकली डेवलप किया जाएगा, उनके अंदर तर्क करने की जो क्षमता है उस क्षमता को डेवलप किया जाएगा। अगर आपके पास तर्क करने की क्षमता आ गई तो आप किसी चीज़ को समझ चुके हैं और उस पर फिर आप तर्क करने के योग्य हो चुके हैं। अभी तक अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, बहुत सारे प्रोफेसर हुआ करते थे जो मुझे लेक्चर दिया करते थे। अगर मैंने फाइनल सेमेस्टर में उनका पढ़ाया नहीं लिखा तो नंबर कट जाते थे। ये चीज़ खत्म। कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी अपने आप को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और नई यूनिवर्सिटी जब भारत में आएंगी, जब विदेशी यूनिवर्सिटी आएंगी, मान लीजिए हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी की ब्रांच अगर भारत में खुलती है, तो यहाँ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो अध्यापक हों उनको भी तो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो टीचर्स के लिए भी एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें बदलते हुए वातावरण में टीचर अपने टीचिंग कैपेबिलिटी को किस तरह से बढ़ा सके,
किस तरह से बच्चों के अनुरूप अपने को ढाल सके, या इस ग्लोबलाइजेशन के फेज में किस तरह से मॉडिफाई कर सके अपने को, इन सारी चीज़ों के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। और ख़ासकर अगर मैं बात करूं टॉप यूनिवर्सिटी की, टॉप अगर 100 यूनिवर्सिटी की बात करें तो IIT बॉम्बे उसमें एक आता है। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, इन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अब सिलेबस को चेंज करने की बात कही गई है। सिलेबस इन द सेंस कि जो टेक्निकल स्टडी हुआ करती थी, उस टेक्निकल स्टडी में अब आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के भी सब्जेक्ट डेवलप किए जाएंगे। इन टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशंस में अब आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो आर्ट एंड कल्चर की है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे आज ये लगता है कि काश अगर मैंने आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से पढ़ाई की होती तो मैं शायद बेहतर होता। तो आर्ट्स को, कल्चर को, इन चीज़ को डेवलप करने की बात कही गई है, लेकिन कैसे? आपके अंदर एनालिटिकल पावर को डेवलप करके मौजूदा जो हमारी शिक्षा पद्धति थी उसमें इस तरह के चेंजेस किए गए हैं। तो ये मेरे कुछ विचार थे इस नई शिक्षा पद्धति पर। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ये वीडियो एज ए स्टूडेंट मैं बनाना चाह रहा था, तो ये वीडियो मैंने बना दिया। लेकिन जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा वो नई शिक्षा पद्धति को लेकर और पुराने शिक्षा पद्धति को लेकर क्या क्या क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में या यूपीएससी के द्वारा जो भी कंडक्टेड एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे जा सकते हैं, उस पर मैं दूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।